Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 10 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 10 and week number 10. So these are your reference text books for this course. इन books के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और book available है तो उसको भी आप use कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about another method, direct design method. हमने discuss किया था last class में two way slabs को analyze और design करने के लिए. आज हम equivalent frame method discuss करेंगे और डिटेल में हम उसकी conditions, criterias और पहले theoretical background को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम जब एनालिसिस या डिज़ाइन जब करते हैं कोई टू वे स्लैब का पैनल बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड हम उसको फॉलो करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे या डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी हैव इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड लिमिटेशंस. जैसे हमारे पास डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी कि एटलीस्ट आपके 3 कंटिन्यूस स्पैन्स इन ईच डायरेक्शन होने चाहिए. यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशंस और क्राइटेरियाज हैं इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड के अंदर कि उनको क्राइटेरियाज हमारे मैच होंगे तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड जो है वो सक्सेसफुली काम करेगा. So when a two-way floor system do not satisfy the limitations of direct design method, the design movements must be computed by equivalent frame method. कि जब आपका डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड सुइटेबली फिट नहीं आ रहा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर तो वहाँ पे आप डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को स्किप करके आप इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड को यूज़ करेंगे डिफरेंट मूवमेंट्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए. So in this method, building is divided into equivalent frames in two directions and then analyzed elastically for all conditions of loading. कि हम बिल्डिंग को 2 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट इक्विवेलेंट फ्रेम्स के अंदर और डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए हम कंसीडर करते हैं डिफरेंट फ्रेम्स और उसी हिसाब से हम अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है एनालाइज कर रहे होते हैं. The difference between DDM direct design method and equivalent frame method lies in the way by the longitudinal movements along the spans of equivalent rigid frame are determined. कि हम जो डायरेक्ट दोनों को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो जो मेजर डिफरेंस है कि लॉन्गिट्यूडनल स्पैन्स के अंदर जो आप मूवमेंट कंसीडर करते हो उनको हम वहाँ पे हम डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर या डिफरेंट जो है जो स्ट्रिप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मेंबर्स को यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रिजिड फ्रेम कंसीडर करके एनालाइज करते हैं. The design requirements, first of all, description of the equivalent frame. के equivalent frame से क्या मुराद है? A frame is a two-dimensional building frame obtained by cutting the three-dimensional building along the lines midway between the columns. कि midway between the columns आप building को कट करते हो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर और उसी सेक्शन के बिहाफ पे या सेक्शन के कट करने के बाद आप इक्विवेलेंट फ्रेम्स जो है 2 डायरेक्शंस या 2 डायमेंशनल फ्रेम कंसीडर करते हो. यानी जो हमारा कॉलम है उसको हमने कट करना है, किस तरह से कट करना है, आया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात हो रही है या सेंट्रल स्पैन के अंदर बात हो रही है, उसको हम मजीद आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. जब हम इक्विवेलेंट फ्रेम्स को कट कर लेते हैं सेंटर ऑफ द कॉलम के हिसाब से जब या सेंट्रॉइड ऑफ द कॉलम के हिसाब से कट करते हैं उसके बाद हम दोनों डायरेक्शंस के अंदर सेपरेटली कंसीडर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस के अंदर भी और ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर भी. उसके बाद वर्टिकल लोड्स जो एक्ट कर रहे हैं हर फ्लोर के ऊपर उनको हम सेपरेटली एनालाइज करते हैं. उसके बाद हमारे पास फॉर लैटरल लोड्स The equivalent frame consists of all the floors and extends for the full height of the building. कि अगर कोई lateral load act करता है, vertical load तो हमने हर फ्लोर के लिए individual consider करने, अगर कोई lateral load आ जाता है तो उसको भी हम पूरे equivalent frame के हिसाब से तमाम फ्लोर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और full height के हिसाब से full height of the building के हिसाब से कंसीडर कर रहे होते हैं. अब ये एक डिस्क्रिप्शन है इक्विवेलेंट फ्रेम की कि जो आपका बिल्डिंग आपको नजर आ रहा है उसके अंदर हमने बिल्डिंग को जो एक कंप्लीट ये जो आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं ये डॉटेड लाइंस हमारा बेसिकली एक फ्रेम है. इस फ्रेम को हम कट करते हैं. कंसीडर अ 3-dimensional structure shown in figure. It is intended to transform this 3D system into a 2-dimensional for facilitating analysis. कि हम जो 3-dimensional बिल्डिंग थी इसको हम 2-dimensional फ्रेम के अंदर कंसीडर करते हैं. यानी कि अगर आप टॉप व्यू से इसको देखो तो आपको सिर्फ एक स्ट्रिप नजर आ रही है, उस फ्रेम को आपने 2-dimensional कंसीडर करना है. This can be done by using transformation technique of equivalent frame analysis जो ACI recommend करता है. Transformation technique of equivalent frame analysis यहाँ पे भी आपको भी still जो है वो confusions create हो रही होंगी. जैसे ही step by step हम lecture में आगे move करेंगे हमारे पास different techniques हैं किस तरह से हम forms या किस तरह से हम transform करेंगे 3-dimensional frame को 2-dimensional frame के अंदर, वो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉलम है
कॉलम के सेंटर से भी आपको कट नजर आ रहे हैं। कॉलम का जो बिल्डिंग का एग्जैक्टली सेंटर है, यानी एक फ्लोर है, फ्लोर के सेंटर से कॉलम के बीच में आपको कट नजर आ रही हैं और स्लैब के अंदर से भी आपको कट नजर आ रहे हैं। यानी कि इस तरह से हम स्ट्रिप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिस तरह से आप डबल डायरेक्ट डिजाइन मेथड के अंदर कर रहे थे। कॉलम स्ट्रिप हमारी अलग हो रही थी और मिडिल स्ट्रिप हमारे अलग हो रहे थे, एंड स्ट्रिप हमारे अलग हो रहे थे। यहाँ पे हमने कॉलम के सेंटर से लेके, एक स्टोरी के कॉलम के सेंटर से लेके दूसरी स्टोरी के कॉलम के सेंटर तक हमने कंसीडर करना है। इसका आप मजीद आगे डिस्क्रिप्शन में देखते चलें। अब ये आपका एक कंप्लीट इंटीरियर 3 डायमेंशनल फ्रेम है, कंप्लीट इंटीरियर 3 डायमेंशनल फ्रेम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप हमारी एक तरफ से है, हाफ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप दूसरी डायरेक्शन के अंदर है, और नीचे आपके बीच में कॉलम नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा एक टोटल जो फ्रेम स्ट्रक्चर था, उसमें से हमने एक 3D फ्रेम स्ट्रक्चर बाहर निकाल दिया, जिसके अंदर इंटीरियर कॉलम्स और उसके ऊपर स्लैब का पैनल आ रहा है। इसको हमने बाहर डिडक्ट कर दिया। अब इस फ्रेम के अंदर आप देखें कि जो हमारा एक स्लैब था, एक स्टोरी का जो स्लैब है, उसके नीचे वाले जो कॉलम्स थे, उसके सेंटर से लेके, कॉलम जो कंप्लीट हाइट थी उसके सेंटर से लेके बिल्डिंग जो स्लैब आपकी बीच में आ रही है, ऊपर जो कॉलम जा रहा है उसके सेंटर तक हमने कॉलम की हाइट कंसीडर की, पूरी स्टोरी पूरी फ्लोर की। और स्लैब को हमने दोनों डायरेक्शंस के अंदर कट कर दिया, कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप के हिसाब से। यानी यहाँ पे कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप नहीं है, यहाँ पे हमारी जो फ्रेम्स हैं बेसिकली स्लैब, जो आपकी स्लैब है वो दोनों कॉलम्स के दरमियान जो स्पैन लेंथ है वहां से कट है, और दोनों डायरेक्शंस के अंदर हमने एक पूरी चिप कंसीडर की। एक आपका एंड पैनल हो जाता है, एक आपका इंटीरियर फ्रेम हो जाएगा या इंटीरियर पैनल हो जाएगा, या एक एंड स्ट्रिप हो जाएगी, दूसरी आपकी इंटीरियर स्ट्रिप हो जाएगी, और दोनों डायरेक्शंस के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर भी और ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर भी। तो ये आपको कम्युलेटिव कंबाइन शो हो रही है यहाँ पे स्ट्रिप्स। अगर मैं इन स्ट्रिप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं दोनों डायरेक्शंस के हिसाब से, अब पिछली स्लाइड के ऊपर जो आपने चीजें देखी उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों डायरेक्शंस के हिसाब से। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे स्ट्रिप्स जो हैं वो इस तरह से बन रहे हैं, सेंटर ऑफ कॉलम से सेंटर ऑफ कॉलम तक ओवरऑल हाइट हो गई। स्लैब के बीच में पैनल थे, उनको हमने एंड स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप, एंड स्ट्रिप मिडल स्ट्रिप इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर अलग से कर दिया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर अलग से कर दिया। दोनों डायरेक्शंस के लिए आप अलग अलग मोमेंट्स फाइंड आउट करते हो, उसके बाद आप इनको जो है वो असाइन करते हैं। अब इनमें से कोई एक फ्रेम हम चूज कर लेते हैं, लेट सपोज हम लेफ्ट साइड वाला जो फ्रेम है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मजीद हमारी जो स्ट्रिप्स और डिस्ट्रीब्यूशंस हैं 2 डायरेक्शंस के अंदर वो किस तरह से बनती जाती हैं, हम कंप्लीट एक फ्रेम को ऊपर से नीचे तक लेके आ रहे हैं स्लोली स्लोली, हम फ्रेम को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, 3 डायमेंशनल फ्रेम को ट्रांसफॉर्म किस तरह से करते हैं 2 डायमेंशनल फ्रेम के अंदर, वो चीज आपको यहां से सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर स्ट्रिप थी उनको हमने मजीद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एक एंड स्ट्रिप हो गया, एक हमारा मिडिल स्ट्रिप हो गया, एक हमारा अगेन मिडिल स्ट्रिप और एक एंड स्ट्रिप। तो ये हमारी ओवरऑल जो ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक जो हमने स्ट्रक्चर को किया वो इस तरह से ब्रेक हो गया। अब जो इंटीरियर पैनल था, इंटीरियर जो पैनल था जिसके अंदर 4 कॉलम्स आ रहे थे पिछली स्लाइड के अंदर, और आपका कॉलम स्ट्रिप या कॉलम पूरा इंटीरियर जोन आ रहा था, उसको मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारी दोनों तरफ से जो एक आपकी बीच में कॉलम स्ट्रिप डेवलप हो गई, हाफ मिडिल स्ट्रिप एक तरफ से, हाफ मिडिल स्ट्रिप दूसरी तरफ से। यानी अगर आप कंटिन्यूअस बात करते, कंटिन्यूअस अगर हम जिस तरह से डायरेक्ट डिजाइन मेथड के अंदर हमने किया था कि कॉलम स्ट्रिप हमारी अलग हो रही थी और मिडिल स्ट्रिप हमारी अलग हो रही थी, अगेन कॉलम स्ट्रिप हमारी अलग हो रही थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि उस वक्त आपने अलग कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप को अलग अलग कंसीडर कर लिया। लेकिन जब इक्विवेलेंट फ्रेम में हमने पहले स्लैब को एक्चुअली एग्जैक्टली सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो सेंट्रल जोन बना था उस जोन के अंदर एक्चुअली हमारे पास एक इंटीरियर पैनल के अंदर क्या है, एक आपके पास हाफ मिडिल स्ट्रिप, 2 हाफ मिडिल स्ट्रिप्स हैं, और एक आपकी कंप्लीट कॉलम स्ट्रिप है, यानी 2 हाफ मिडिल स्ट्रिप्स एंड 2 हाफ कॉलम स्ट्रिप्स हैं। तो ये हमारे पास जो है एक कंप्लीट फ्रेम या एक कंप्लीट जो 2 डायमेंशनल फ्रेम है वो किस तरह से डेवलप हुआ, इसको मजीद हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब मजीद जो आपके पास, अगर हम this 3D frame is converted to a 2D frame by taking effect of stiffness of laterally present members, slabs and beams, तमाम जो slabs and beams member थे उनकी हमने स्टिफनेसेस को कंसीडर किया और 3 डायमेंशनल बिल्डिंग को 2 डायमेंशनल बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट किया। किस तरह से वो आपको ये नजर आ रही हैं चीजें। मजीद हम आगे वाले स्टेप्स के अंदर कंसीडर करते हुए चलते हैं, तो एंड में जब डिजाइन करेंगे तो सारी चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड हमारे पास है लोड अजम्पशंस, कि जैसे आपके डायरेक्ट डिजाइन मेथड के अंदर था
कि all the panels will be considered या will be treated as a uniformly distributed load, UDL load consider करके हम डिजाइन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे load assumptions क्या हैं कि when the ratio of service live load to the service dead load is less than or equal to 7.75 या 75%, the structural analysis of the frame can be made by with the factor dead load and live load। अगर आपका रेशियो जो है लाइव लोड और डेड लोड का वो 75% से कम है या 0.75 से कम है, तो उस केस के अंदर हम फैक्टर लोड्स वगैरह यूज करेंगे। Only 75% of the full factor live load may be used for the pattern loading analysis। जब pattern loading analysis करते हैं तो 75% of full factor load use होगा। The maximum negative moment in the slab at the support is obtained by loading only the two adjacent spans। जो दो adjacent spans हैं उनको आप loading apply करके maximum negative moment वगैरह consider कर रहे होगे, और positive moment जो है वो alternate spans के हिसाब से हम ले रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिजाइन मूवमेंट्स मस्ट नॉट बी लेस देन दोज अकरिंग विद द फुल फैक्टर लाइव लोड ऑन ऑल द पैनल्स। जो डिजाइन मूवमेंट्स हैं वो फुल फैक्टर लोड से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल नेगेटिव मूवमेंट्स जो है उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए और रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए। ये मजीद जब हम एनालिसिस वगैरह करेंगे तो सारे फैक्टर्स वगैरह आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं कि स्लैब एंड बीम का कम्युलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किस तरह से निकालना है। एसीआई उसके हवाले से क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ वेरिएशन इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द कॉलम एंड स्लैब बीम्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द एनालिसिस ऑफ द फ्रेम्स। के फ्रेम्स की एनालिसिस के लिए आपने कॉलम्स, स्लैब्स एंड बीम्स का कम्युलेटिव जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपने कंसीडर करना है। क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम एंड द फेस ऑफ द कॉलम, ब्रैकेट और कैपिटल। अगर आपके कॉलम्स जो हैं उसके ऊपर कॉलम कैपिटल्स हैं या कॉलम के अंदर ब्रैकेट्स वगैरह आपने यूज की हैं, तो जो आपका क्रिटिकल रीजन माना जाएगा वो फेस ऑफ द कैपिटल या फेस ऑफ द ब्रैकेट या फेस ऑफ द कॉलम से एक क्रिटिकल डिस्टेंस d/2 या डिस्टेंस d के ऊपर हम कंसीडर करेंगे। दिस रीजन में बी कंसीडर्ड एज अ थिकन्ड सेक्शन ऑफ द फ्लोर स्लैब, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप पैनल्स हैं या आपके कॉलम कैपिटल्स हैं, इस वजह से उस जोन के अंदर हमारी जो थिकनेस है स्लैब की वो ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम स्लैब बीम मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के अंदर हम द एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्लैब बीम कॉलम सेक्शंस। कि जो आपका ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना है फॉर द एनालिसिस पर्पसेस। अब इस फ्रेम के अंदर आप देखें कि जो हमारे पास स्लैब बीम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे मेंबर्स हैं उन तमाम 2 डायमेंशनल मेंबर्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करा देते हैं स्टिफनेसेस को कि जो हमारा KSB है, आपको KSB जहां जहां पे नजर आ रहे हैं ये तमाम KSB जो हैं वो स्लैब बीम या स्लैब लॉन्गिट्यूडिनल बीम की कम्युलेटिव कंबाइंड स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। KEC बेसिकली इज द कॉलम इसेंट्रिक या कॉलम आपकी स्टिफनेस है। दिस मॉडिफिकेशन डिपेंड्स ऑन लेटरल मेंबर्स स्लैब्स एंड बीम्स etc एंड प्रेजेंस ऑफ अ कॉलम इन एनी स्टोरी और अबव। कि जो आपकी स्टोरीज के ऊपर कॉलम्स प्रेजेंट हैं उनकी हम इसेंट्रिसिटी या उनकी हम जो स्टिफनेस है उसको हम KEC से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और KSB जो है वो स्टिफनेस ऑफ द स्लैब बीम का जो कम्युलेटिव कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं या कंबाइंड स्टिफनेसेस को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। हर स्टोरी के ऊपर आपने डिफरेंट स्ट्रेस जो आपकी स्टिफनेसेस हैं उनको आपने मार्क कर दिया 2 डायमेंशनल फ्रेम के अंदर। अब जो हमारा एक स्टिफनेस या स्लैब बीम पोर्शन था उस बीम को पोर्शन को जब हमने ब्रेक करके एक 2 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर टॉप व्यू से देखा, सो द स्लैब स्टिफनेस ऑफ द स्लैब बीम पोर्शन जिसको हम KSB से रिप्रेजेंट करा रहे थे, सो KSB इज इक्वल्स टू K into modes of elasticity into moment of inertia of I slab divided by overall L जो कि हमारी लेंथ होती है। द स्टिफनेस ऑफ स्लैब जो है हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, टोटल स्टिफनेसेस बिटवीन द स्लैब्स वगैरह। उसके बाद स्टिफनेस एक मेंबर की, इसके बाद EI हमारा आ जाता है मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय टोटल लेंथ कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द स्लैब एंड एनी लॉन्गिट्यूडिनल बीम प्रेजेंट विद इन। कि अगर आपका कोई भी बीम प्रेजेंट है तो आपकी जो ओवरऑल कम्युलेटिव स्टिफनेसेस वगैरह उनको कंबाइन किया जाएगा। फॉर अ स्पैन द K फैक्टर, यहाँ पे K स्टिफनेस नहीं है, ये K फैक्टर है ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ रेशियोज। रेशियोज किस तरह के, C1 ओवर L1 एंड C2 ओवर L2। C1 एंड L1 जो है वो लेंथ्स हैं दोनों डायरेक्शंस के अंदर, L1 एंड L2। C1 एंड C2 जो है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर कॉलम की थिकनेसेस हैं। सो C1 जो है वो हमारा, अगर हम L1 एक डायरेक्शन में शो करा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन के अंदर जो आपकी कॉलम की विड्थ है वो हमारी C1 से रिप्रेजेंट हो रही है, और L2 अगर अदर डायमेंशन है जो आपके स्टिफनेस का या आपकी जो ओवरऑल पैनल था उस पैनल की L2 अदर डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन के अंदर जो कॉलम की साइड आएगी उसको हम C2 से मार्क कर रहे हैं। टेबल्स आर अवेलेबल इन लिटरेचर निल्सन एंड मैकग्रॉर
फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ के वैल्यूज फॉर द वेरियस कंडीशंस ऑफ द स्लैब सिस्टम्स, कि जो के है फैक्टर कांस्टेंट, उसके डिफरेंट वैल्यूज वगैरह या फंक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं, उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। The ACI states that moment of inertia of a column is assumed infinite from the top of the slab to the bottom of the column capital और slab columns, कि जो आपका कॉलम है, अगर आप स्लैब के टॉप से शुरू करते हो कॉलम को और कॉलम के कैपिटल के एंड तक आते हो, या कॉलम अगर कैपिटल नहीं है या ड्रॉप पैनल वगैरह प्रोवाइड नहीं है, स्ट्रेट कॉलम स्लैब के साथ टच हो रहा है, तो उस केस के अंदर जो आपका स्लैब के टॉप से लेके स्लैब के बॉटम यानी कॉलम जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां तक जो डिस्टेंस है उसके अंदर इन्फिनिटी होती है। क्या? स्टिफनेस हमारी अज्यूम करते हैं हम कि स्टिफनेस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारी कॉलम के अंदर अज्यूम की जाती है कि वो इन्फिनिटी के इक्वल है। और जहां पे आपका टोटल जो इफेक्टिव कॉलम है, जहां पे कॉलम सिर्फ आ रहा है जिसके अंदर ड्रॉप पैनल कॉलम कैपिटल्स हमने निकाल दिए, उसको हम आईसी से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि बेसिकली एक्चुअली कंक्रीट या ग्रॉस सेक्शन का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एलसी जो बाहर आपको नजर आ रहा है ये ओवरऑल लेंथ ऑफ द कॉलम है, और अगेन नीचे वाली साइड पे जो आपका सेक्शन आ रहा है वहां पे भी इन्फिनिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ये आपके इंटीरियर सेक्शंस हैं, कॉलम आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। क्रिटिकल सेक्शन जो है वो हमारा क्या कहलाता है, जहां पे आपका कॉलम कैपिटल या जो आपका कॉलम कैपिटल जो कैप ऑफ द कॉलम खत्म हो रही है, ब्रैकेट ऑफ द कॉलम, उसको हमने कंसीडर करना है। उसके बाद एक्सटीरियर कॉलम्स के केसेस में x/2 डिस्टेंसेस हैं, जहां पे आप एक इंक्लाइन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस प्रोवाइड करते हो वहां पे आपकी जो क्रिटिकल सेक्शंस हैं वो x/2 डिस्टेंस के ऊपर डेवलप होती हैं, जिसको कम्युलेटिवली हम x से भी रिप्रेजेंट करा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलम की स्टिफनेसेस आ जाती हैं, कंबाइंड स्टिफनेसेस 1/KEC, यानी कॉलम की जो ओवरऑल इफेक्टिव स्टिफनेस है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/सम ऑफ KC प्लस सम ऑफ 1/KT। अब KC और KT बेसिकली क्या है? KC इज द सम ऑफ स्टिफनेस ऑफ द अपर एंड लोअर कॉलम्स एट देयर एंड्स, के जो अपर कॉलम्स हैं और लोअर कॉलम्स हैं दोनों जहां पे स्लैब के ऊपर टच कर रहे हैं उनकी स्टिफनेसेस कितनी है अपर और लोअर एंड्स के ऊपर। अपर और लोअर एंड्स एट देयर एंड्स बेसिकली जो है ना वो कितनी स्टिफनेसेस हैं। KT बेसिकली क्या होता है 9 इंटू मतलब इलास्टिसिटी इंटू C ओवर L2 1 माइनस C2 ओवर L2, और C जो है बेसिकली इज अ फैक्टर सम ऑफ 1 माइनस 0.63 इंटू x डिवाइड बाय y on x क्यूब y ओवर 3। तो हम ये डिफरेंट जो है इक्वेशंस और फार्मूलाज वगैरह कंसीडर करते हैं डिफरेंट रेशियोज को कंसीडर करने के लिए। C इज अ कोफिशिएंट कांस्टेंट है जिसको आप किस तरह से निकालते हो, और टोटल जो कम्युलेटिव कॉलम की स्टिफनेस है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये फिगर हम ऑलरेडी प्रीवियसली देख के आए थे जहां पे स्लैब और बीम के स्टिफनेसेस थे। अब यहाँ पे आपको कॉलम के स्टिफनेसेस नजर आ रहे हैं वर्टिकल मेंबर्स के अंदर। KEC से हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं तमाम कॉलम स्टिफनेसेस। अब ये आपकी ओवरऑल स्टिफनेस ऑफ द कॉलम है जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि कॉलम जो आपका इंटीरियर फ्लोर है जिसको हमने सेंटर वाला फ्लोर है जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, तो अपर जो कॉलम है उसकी भी डिजाइन कंसीडरेशन या स्टिफनेस मानी जाएगी, कंसीडर की जाएगी, और लोअर कॉलम की भी कंसीडर की जाएगी। तो जो एक्चुअल अनसपोर्टेड लेंथ है, अनसपोर्टेड लेंथ और LC यानी कि सेंटर ऑफ द बीम, यानी कि TB आपका थिकनेस ऑफ द बीम अवेलेबल है या स्लैब आपकी अवेलेबल है, तो थिकनेस ऑफ द सेंटर ऑफ दैट स्लैब से लेके डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ एक्चुअल फ्लोर जिसको आप डिजाइन कर रहे हो वहां तक डिस्टेंस आपके पास आ रहा है LC, जिसको हम इफेक्टिव जो है आपका इफेक्टिव कॉलम लेंथ या इफेक्टिव कॉलम हाइट कंसीडर कर रहे हैं स्टिफनेस पर्पसेस के लिए। तो एक्चुअल जो हमारे पास है दोनों कॉलम जो अबव द फ्लोर है और बिलो द फ्लोर है दोनों को हमने कंसीडर करना है ओवरऑल स्टिफनेस ऑफ द कॉलम्स को मेजर करने के लिए कि इनकी कम्युलेटिव स्टिफनेस कितनी एक्ट करेगी हमारे जो एक्चुअल फ्लोर जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं। अब KEC यानी कि कॉलम की स्टिफनेस के अंदर हमने KT डिस्कस किया था जो कि बेसिकली टॉर्जनल मेंबर की स्टिफनेस है जिसको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। टॉर्जन इज द ट्विस्टिंग टॉर्जनल मेंबर्स ट्रांसवर्स मेंबर्स प्रोवाइडेड मूवमेंट ट्रांसफर बिटवीन द स्लैब्स एंड द कॉलम्स, के स्लैब बीम्स एंड कॉलम्स के दरमियान कितनी रोटेशनल मूवमेंट डेवलप हो रही है उसको हमने कंसीडर करना है। अज्यूम टू हैव अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट देयर लेंथ, टू कंडीशंस ऑफ टॉर्जनल मेंबर्स जो कि कंडीशंस गिवन है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं स्टिफनेस के लिए कि अगर आपका इंटीरियर कॉलम है वो दोनों साइडों के साथ बीम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस केस के अंदर जो आपका क्रिटिकल रीजन है इफेक्टिव BW यानी कि वेब एक विड्थ कंसीडर होगी, वो हमारी किसके जैसे क्या किस तरह से कंसीडर हम कैलकुलेट करते हैं BW प्लस 2 इंटू HW यानी कि थिकनेस ऑफ द वेब, और उसके साथ साथ जो है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज आप कंसीडर करोगे, और जो कि लेस देन BW प्लस 8 टाइम्स HF थिकनेस ऑफ द जो आपकी फ्लेंज है उससे कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको एज इंटीरियर मेंबर के हिसाब से डिस्कस करेंगे, और C1 जो है वो आपका एक्चुअल कॉलम है। अगर आप कॉर्नर कॉलम की बात करते हो
तो वहां पे आपकी जो थिकनेस ऑफ द वेब है, क्योंकि एक डायरेक्शन के अंदर एज अ कैंटिलीवर बीम आपके कॉलम के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पे जो आपकी थिकनेस है या आपकी जो वेब थिकनेस है बेसिकली वो कम होनी चाहिए 4 टाइम्स हाइट ऑफ द फ्लेंस से या थिकनेस ऑफ द फ्लेंस से। तो ये आपका एक्चुअली जो डिस्टेंस हो जाता है, ये आपका C1 एक्चुअली नजर आ रहा है, HF इज द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, HW बेसिकली इज द हाइट ऑफ द वेब, जिसको हम हाइट ऑफ द जो है वेब हमने कितनी प्रोवाइड करनी है, जो कि कम होनी चाहिए 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लेंज से। उसके बाद टॉर्शनल जो कोफिशिएंट है C जो हम कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए मजीद अलग अलग कंडीशंस हैं, फार्मूलाज वगैरह यहाँ पे गिवन है, उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। मजीद जब हम डिटेल के अंदर अपना डिजाइन एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे C कोफिशिएंट को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम स्टेप नंबर 6 के अंदर कॉलम मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। देन वी डिसाइड अबाउट द नेगेटिव मूवमेंट्स एट द सपोर्ट्स, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एक्सटीरियर कॉलम्स के लिए, इंटीरियर कॉलम्स के लिए। ये मजीद हम डिटेल के अंदर जब डिजाइन एग्जांपल को डिस्कस करेंगे वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम सम ऑफ तमाम मूवमेंट्स का कंसीडर करेंगे, जिस तरह से हम ओवरऑल कम्युलेटिव जो है मूवमेंट्स वगैरह को कंसीडर करते हैं। टोटल स्टैटिक मूवमेंट हमारे पास आ जाएगी। स्टैटिक मूवमेंट को हम बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगेन remember here कि we have to consider panels in both directions, transverse and longitudinal directions, दोनों के अंदर हमने consider करना है। To ensure that both methods will produce similar results, the ACI code states that computed movements determined by the equivalent frame method may be reduced in such proportion that the numerical sum of the positive and average negative movements used in the design must not exceed the totally static movement। के ACI क्या कहता है कि अगर आप डायरेक्ट डिजाइन मेथड और इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड दोनों यूज करते हो, तो जो आपकी इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड से टोटल मूवमेंट्स आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट्स, उनको अगर आप सम करते हो तो कम्युलेटिव सम जो है वो टोटल स्टैटिक मूवमेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो ना ही करेगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी। अब हम डिजाइन एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करते हैं तो सारी कंडीशंस और कंफ्यूजन वगैरह क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल। बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड, एनालाइज अ टिपिकल इंटीरियर फ्रेम of a flat plate floor system as shown in figure 2 in the longitudinal direction only। हमने सिर्फ longitudinal direction को आपने डिजाइन करना है। The floor system consists of 4 panels in each direction with a panel size of 25 by 20 feet। पैनल की जो साइज है वो 25 by 20 feet है और 4 panels हैं in each direction के अंदर। All panels are supported by 20 by 20 inches column and column height is 12 feet। The service live load is acting at 80 psf pound per feet square and service dead load of 124 psf including the weight of the slab, इसके अंदर आपका weight of the slab भी consider किया गया है। The use the normal weight concrete with concrete compressive strength of 3000 psi and steel yielding strength of 60,000 psi। Edge beams are not used and we have to refer also figure number 3। कंडीशंस आपके सामने हैं। 4 पैनल्स हैं ईच डायरेक्शन के अंदर। 25 by 20 फीट की एक पैनल की डायरेक्शन है। कॉलम की हाइट हमें गिवन है 12 फीट। कॉलम का क्रॉस सेक्शन 20 by 20 इंचेस। डेड लोड गिवन है, लाइव लोड गिवन है, लोडिंग कंडीशंस गिवन है, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ भी गिवन है। ये हमारे पास एक कंप्लीट इंटीरियर फ्लैट प्लेट का एक कंप्लीट व्यू है, डायग्राम है, जिसके अंदर आपको 4 पैनल्स हैं ईच डायरेक्शन के अंदर। दोनों डायरेक्शंस में पैनल्स कंटिन्यू हैं। एक पैनल की जो डायरेक्शन है या जो आपके पास डायमेंशन है सॉरी एक पैनल के, वो हमारे पास 25 by 20 फीट का पैनल है और 10 इंच का कॉलम, यानी कॉलम के ओवरऑल डायमेंशन हमारे पास 20 by 20 इंच का कॉलम है। कॉलम के सेंटर से लेके दूसरे कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस एक डायरेक्शन में 25 फीट है और दूसरी डायरेक्शन में कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो 20 फीट है। तो यानी कि हमारी अगर हम अनसपोर्टेड या नॉमिनल लेंथ बात करेंगे तो 25 फीट माइनस 20 इंचेस, 10 इंचेस एक तरफ से 10 इंचेस दूसरी तरफ से कॉलम डिडक्ट हो जाएगा, तो बीच वाली जो है वो नॉमिनल लेंथ बच जाएगी, जिस तरह से हमने किया था कंसीडर हमारे डायरेक्ट डिजाइन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे कॉलम की जो तमाम डायमेंशंस हैं वो 20 by 20 इंचेस के हैं। अब ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है ओवरऑल बिल्डिंग का। अगर आप एक डायरेक्शन में देखो बिल्डिंग तो आपके पास 20 फीट का है, 25 फीट की लेंथ है और दूसरी डायरेक्शन में आपके पास 20 फीट का है। तो इसी तरह से आपके कंटिन्यूअस पैनल दोनों डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। हमने जो ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो 12 फीट कंसीडर की है, यानी जो ग्राउंड फ्लोर या आपके फाउंडेशन से लेके फर्स्ट फ्लोर तक का जो डिस्टेंस है वो 15 फीट का है और उसके ऊपर वाले जो तमाम फ्लोर्स हैं वो 12 फीट 12 फीट और 12 फीट के हैं। यहाँ पे जो ऑल कॉलम्स हैं वो 20 by 20 इंचेस के हैं और हम जो एक पैनल चूज कर रहे हैं या एक फ्लोर जो हम डिस्कस कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं वो हमारा ABC फ्लोर है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
एबीसी फ्लोर है, हम इसको डिजाइन करते हैं। कॉलम की हाइट दोनों डायरेक्शन के अंदर कितनी है, 12 फीट ऊपर वाली साइड है, 12 फीट नीचे वाली साइड है, इसको हमने डिजाइन करना है। अब जो पैनल थे दो या जो 4 पैनल आपको नजर आ रहे थे ऊपर डायग्राम के अंदर 1 2 फिगर 1 के अंदर, यानी कि फिगर जो पैनल 1 2 और 3 4 थे, एक डायरेक्शन आपके पास 25 फीट की थी, दूसरी डायरेक्शन 20 फीट की थी। तो हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं ना, जो हायर लॉन्गर लेंथ है, लॉन्गर लेंथ के अंदर 25 फीट हमने कंसीडर की। तो सेंटर ऑफ वन स्पैन, यानी कि जो 20 फीट वाला स्पैन था, उसकी सेंटर से लेके दूसरे सेंटर के स्पैन तक, यानी दूसरे स्पैन के हाफ तक, सेंटर तक हमने एक 10 फीट एक साइड से, 10 फीट दूसरी साइड से हमने एक मार्क कर दिया डिस्टेंस। यानी कि जो हमारा इंटीरियर जो सेक्शन हमने चूज किया वो 25 फीट एक फ्लोर का, 25 फीट दूसरे पैनल का, सॉरी एक पैनल का, दूसरे पैनल का 25 फीट, और 10 फीट की एक दोनों कॉलम्स के साइडों के ऊपर 10 फीट एक तरफ से, 10 फीट दूसरी तरफ से। ये हमारी एक विड्थ हो गई इस इंटीरियर सेक्शन की। अगर मैं जो एबीसी सेक्शन था फिगर 3 के अंदर, जो अगर आप पिछली स्लाइड के ऊपर देखो, तो जो हमने एबीसी सेक्शन चूज किया था, वो एबीसी सेक्शन जब हमने फ्लोर चूज किया वो 25 फीट के दो पैनल आपको वहां पे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो डायग्राम के अंदर गिवन है वो 4 पैनल है, यानी यही चीज आगे कंटिन्यू रहेगी। और सेंटर लाइन की बात हो रही है, यानी कि आगे वाले दोनों पैनल जो है वो एक मिरर इमेज है। अगर आपके स्पैन्स की वहां पे लेंथ डिफरेंट है तो आपको चारों के चारों कंसीडर करने पड़ेंगे। अगर आपके मिरर इमेज नहीं है, यानी कि वो सेम सिमिलर हैं, तो उस केस के अंदर आप सेंटर लाइन भी ले सकते हो। यहाँ पे सेंटर लाइन कहने का मकसद कि दो स्पैन्स हमने डिजाइन करने हैं, तो आगे वही दो स्पैन सेम टू सेम आगे वाली साइड के ऊपर चले जाएंगे। टोटल हमने 4 स्पैन्स की बात करनी है। तो जो हमारे पास एबीसी पैनल था पिछले जो क्रॉस सेक्शन के अंदर जो आपको नजर आया, उसके ऊपर 12 फीट का कॉलम था, नीचे वाली साइड के ऊपर 12 फीट का कॉलम था। हमने दोनों कॉलम की जो एंड्स हैं उनको एज अ फिक्स ट्रीट करना है, और एबीसी फ्लोर को हमने डिस्कस और डिजाइन करना था। सी जो है वो पॉइंट है जहां पे सेंटर लाइन डेवलप हो रहा है, यानी कि मिरर इमेज है। आगे वही ए बी सी, या आगे वाले जो पैनल हैं वो हो जाएंगे सी डैश, बी डैश और ए डैश। अगर आपके डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, डायमेंशंस डिफरेंट है, तो ए बी सी डी ई आगे इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। नीचे आपको नजर आ रहा है 4 इंटू 25, क्योंकि 4 पैनल्स हैं कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन के अंदर, एक पैनल की लेंथ जो है वो 25 फीट की है, तो इस वजह से हमारे पास 100 फीट की ओवरऑल जो है वो लेंथ है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डायरेक्शंस और डायमेंशंस थे। हमने प्लान के अंदर से 2 डायमेंशनल फ्रेम किस तरह से बनाना है, किस तरह से हमने चूज किया ओवरऑल चीजों को, और अज्यूम क्या किया, जो इंटीरियर सेक्शन था, इंटीरियर सेक्शन जो हमने अज्यूम किया 10 फीट एक तरफ से, 10 फीट दूसरी तरफ से, और 25 लॉन्गर लेंथ के अंदर जो लॉन्गर जो साइड थी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसको हमने कंसीडर किया। तो यहाँ से जो है वो यहाँ तक आपकी डिजाइन स्टेटमेंट्स और एग्जांपल के अंदर चीजें गिवन है। आगे मजीद हम सोल्यूशन के अंदर देखते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। सो नाउ स्टेप नंबर 1, मिनिमम स्लैब थिकनेस। जिस तरह से हमने डायरेक्ट डिजाइन मेथड के अंदर चूज किया था फ्रॉम टेबल 17.1, मिनिमम स्लैब थिकनेस ln/33 फॉर fy is equals to 60 ksi, no way edge beams are used। ln आप किस तरह से निकालते हो, नॉमिनल लेंथ है एज ऑफ कॉलम से लेके दूसरे एज ऑफ कॉलम तक, यानी टोटल 25 फीट लेंथ थी, जिसमें से आपने 10 इंचेस कॉलम की एक तरफ से, 10 इंचेस कॉलम दूसरी तरफ से आपने डिडक्ट कर दिए। टोटल जो है नॉमिनल लेंथ हमारे पास लॉन्गर डायरेक्शन के लिए 22.33 फीट आ गई। H minimum is equals to ln by 22.33 into 12 divided by 33। आपके पास वैल्यू आ जाती है 8.12 इंचेस, जिसको हमने राउंड अबाउट करके 8 इंचेस अज्यूम कर लिया। So for this example, a slab thickness of 8 inches is chosen, will be calculated as we did in previous example। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम फैक्टर लोड कैलकुलेट करते हैं, 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड, वी गॉट 245 psf। द रेशियो ऑफ सर्विस लाइव लोड टू द सर्विस डेड लोड इज इक्वल्स टू 60/124, जो कि हमारे पास आया 0.48, जो कि 75% से कम है। देयरफॉर द फ्रेम कैन बी एनालाइज विद द फुल फैक्टर लोड, जो कि फैक्टर लोड एक्चुअली आपने कैलकुलेट किया है। अगर ये रेशियो 75% से ज्यादा होता तो उस केस के अंदर हम पैटर्न लोडिंग जो है वो फॉलो कर रहे होते। सो उसके बाद हमने डिटरमाइन करना है स्टिफनेस को, कि स्लैब स्टिफनेस केस इज इक्वल्स टू के, जो आपका कांस्टेंट फैक्टर है, या डिफरेंशियल जो डिफरेंट फैक्टर है जो डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशन स्लैब्स के ऊपर, ई आई modulus of elasticity into moment of inertia for the slab divided by length of the slab, where k is the stiffness factor, is basically is moment of inertia for the slab। आपका क्या हो जाता है कि जो हमारे पास BD cube by 12 का फार्मूला था L2
IS स्लैब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्लैब L2 इंटू एच क्यूब, यानी कि स्लैब की थिकनेस क्यूब डिवाइडेड बाय 12, 20 फीट हमारे पास लेंथ थी इंटू 12, हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम फीट इंटू इंचेस, डिवाइड बाय 12 इंटू 8, आपके पास थिकनेस है स्लैब की 8 इंचेस, 8 पावर 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 10,240 इंच पावर 4, जो कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्लैब आ गई। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया तो ये डायग्राम आपको रिकॉल करने की जरूरत है, जहां पे हमने पिछले स्लाइड्स के अंदर देखी थी कि एक डायरेक्शन जो लॉन्गर लेंथ है उसको हम L1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और उसी साइड के अंदर जो कॉलम की विड्थ है, बेसिकली कॉलम की जो ओवरऑल डायमेंशन है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय C1, और जहां पे कॉलम की लेंथ 2 है वॉल की या पैनल की, उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा जो कॉलम है वो C2 रिप्रेजेंट होगा। यानी यहाँ पे L1 बेसिकली हमारी कितनी है 25 फीट की सेंटर टू सेंटर कॉलम के डिस्टेंस से, और वहां पे हमारे पास L2 कितना है, क्योंकि 10 फीट आपने एक तरफ से कंसीडर किया था कॉलम के सेंटर से, और 10 फीट हमारे पास दूसरी साइड से था, तो इस वजह से हम इसको 20 फीट कंसीडर कर रहे हैं, ना कि पैनल की एक्चुअल डायमेंशन के हिसाब से। तो ये हमारे पास L2 20 फीट है, L1 10 फीट है, कॉलम जो है वो दोनों डायरेक्शन में 20 बाय 20 का है, तो आप C1 और C2 जो है वो 20 इंचेस दोनों डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टिफनेस फैक्टर निकालने के लिए कॉलम एनालॉजी मेथड यूज करते हैं ऑन द स्ट्रक्चर एनालिसिस, considering the moment of inertia for slab to be moment of inertia, let's suppose हम एनालॉजी मेथड के हिसाब से हम सपोज करते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्लैब है वो रेफरेंस के हिसाब से हम अगर 1 चूज करते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिटवीन द कॉलम सेंटर लाइन एंड द फेस ऑफ कॉलम, कॉलम के सेंटर लाइन से लेके कॉलम की सेंटर लाइन यानी कि सेंटर ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द कॉलम से लेके फेस ऑफ द कॉलम तक जो रेफरेंस के तौर पे हम कंसीडर कर रहे थे वो 1 है, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे। उसके लिए फार्मूला क्या था, 1/1 माइनस C2/L2। जो पिछली डायग्राम के अंदर आपने देखा कि C2/L2 यानी कि रेशियो है हमारा कॉलम की ओवरऑल विड्थ डिवाइडेड बाय L2, जो कि हमारी लेंथ ऑफ जो अदर डायमेंशन के अंदर लेंथ है, और 1 हमने कंसीडर किया एज अ रेफरेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हमारे पास जो रेशियो आया वो टोटल जो हमारे पास वैल्यू जो जनरेट हुई इस इक्वेशन से वो 1.19 आ गई। अब जो कॉलम एनालॉगस है उसको हम अगली स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन हम विड्थ ऑफ द एनालॉगस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने 1/L का फार्मूला यूज किया। 1/L बेसिकली आपने जो 1/1.19 अभी जो रेशियो निकाला 1.19 से हम डिवाइड किया तो टोटल 84 यानी कि 0.84 हमारे पास रेशियो डेवलप हुआ। तो स्लैब स्टिफनेस फैक्टर K इज इक्वल्स टू L1 1/AA प्लस MC/IA। AA बेसिकली क्या है, एनालॉगस सेक्शन का एरिया है। MC बेसिकली क्या है, मूवमेंट ड्यू टू द यूनिट लोड एट द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द एनालॉगस सेक्शन, कि जो एनालॉगस सेक्शन आप कंसीडर कर रहे हो उसके एक्सट्रीम सेक्शन के हिसाब से मूवमेंट कितनी आ रही है। और IA बेसिकली इज द एनालॉगस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है एनालॉगस सेक्शन, जो कि हमने रेफरेंस 1 के हिसाब से कंसीडर करना है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं। मूवमेंट हमारी क्या हो जाती है, जो रेफरेंस लोड या यूनिट लोड आपने 1 कंसीडर करना है, अगर यूनिट लोड आप 1 कंसीडर करते हो तो L/2 डिस्टेंस के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास मूवमेंट आ जाएगी। अब एनालॉगस सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पे ये एनालॉगस सेक्शन है, हमने क्या कंसीडर किया कि जो कॉलम था वो हमारा 10 इंचेस का है दोनों डायरेक्शन के अंदर, हमने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 कंसीडर कर लिया, लेट सपोज 1 कंसीडर करके हमने ए बी और सी डी का एक पूरा चैनल बनाया 25 फीट लेंथ का, कि सेंट्रॉइड ऑफ कॉलम से लेके दूसरे सेंट्रॉइड ऑफ कॉलम तक का जो डिस्टेंस है वो 25 फीट का है, जिसके अंदर हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस नॉमिनल लेंथ बन रही है वो 23.33 बन रही है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रेफरेंस हमने कंसीडर किया वो 1 है। उस हिसाब से जो हमने रेशियो निकाला C2/L2 का वो 0.84 आ रहा था, उसको हमने 0.84 यहाँ पे नीचे वाली एनालॉगस सेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कराया, और इसके ऊपर हम 1 यूनिट लोड कंसीडर करते हैं। तो ये आपका बेसिकली सेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, एज एनालॉगस सेक्शन कहलाता है, जिसके अंदर आप यूनिट लोड और यूनिट जो है सिंगल यानी 1 आप यूनिट लोड कंसीडर कर रहे होते हो और 1 आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या स्लैब के लिए 1 कंसीडर कर रहे होते हो। अब इसका मतलब ये जिस तरह हम सम टाइम जो है स्लैब के अंदर एक 1 फीट स्ट्रिप कंसीडर करते हैं कि 1 फीट के अंदर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिइंफोर्समेंट्स की या डिटेल्स की वो क्या आती है, उसको हम पूरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्चुअली उसी तरह से एक सेक्शन डेवलप किया है हमने। 10 इंचेस बेसिकली आपका 0.83 फीट के इक्वल हो जाता है। अब मजीद इसका यूजेज किस तरह से हम अप्लाई करते हैं उसको आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास अदर सेक्शन है कि जहां पे आपको पीछे स्लाइड्स के अंदर अगर याद हो कि कॉलम की ओवरऑल जो हाइट थी वो 12 फीट थी, सेंटर ऑफ स्लैब से दूसरे सेंटर ऑफ स्लैब तक, फ्लोर से सेंटर ऑफ फ्लोर टू सेंटर ऑफ फ्लोर तक।
तो उसके अंदर हमने कंसीडर क्या किया कि जो आपके जो टॉप ऑफ द स्लैब है वो आपका एक्चुअली हाफ जो स्लैब है वो कंसीडर हो जाती है ऊपर वाले फ्लोर के साथ, और नीचे वाले हाफ जो है वो नीचे वाले फ्लोर के साथ कंसीडर हो गए। तो जो एक्चुअल 4 इंचेस फ्रॉम बोथ डायरेक्शन जो है वो आपके आते हैं जहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कॉलम के एंड से लेके आपका स्लैब के एक्चुअल थिकनेस तक या मिड तक जो है आपका वो इस जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। जो रिमेनिंग सेक्शन है उसके अंदर आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा होगा। इसको मजीद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम स्लैब की स्टिफनेस के लिए केस हम फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए मूवमेंट हमारे पास क्या थी, यूनिट मूवमेंट 1 इंटू L1/2, और ए बेसिकली एरिया ऑफ एनालॉगस सेक्शन था, जिसके लिए फार्मूला क्या है, नॉमिनल लेंथ प्लस 2 इंटू कॉलम साइज इंटू एनालॉगस कॉलम फैक्टर। अब ये आपके पास टोटल फार्मूला इक्वेशन है। ए आपका क्या आ जाता है, जो कि एनालॉगस सेक्शन का एरिया है बेसिकली, वो लेंथ आपकी हो गई 23.33 प्लस 2 इंटू कॉलम साइज हमारा 10 इंचेस का था, जिसको हमने 0.83 कंसीडर किया था एज अ फुट्स में, और एनालॉगस फैक्टर जो हमारा C2/L2 आया था वो 0.84 था। तो टोटल हमारे पास जो एरिया आया बेसिकली जो एनालॉगस सेक्शन का वो 24.72 आ गया। इसी तरह से जब एनालॉगस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फार्मूला कंडीशन क्या है कि I फॉर स्लैब पोर्शन ऑफ 23.33 एंड I ऑफ एंड पोर्शन अबाउट द सेंटर लाइन। अब ये दो कंडीशंस हैं, I दो हैं, एक है स्लैब का, जो स्लैब कौन सा, जो कि 23.33 फीट का है, और दूसरा हमारे पास है I ऑफ द एंड पोर्शन अबाउट द सेंटर लाइन। अब IA बेसिकली हम रेफरेंस क्या कंसीडर कर रहे थे, 1 हमारा कांस्टेंट है, जो 23.33 वाला कंडीशन थी उसको हमने क्यूब में रख लिया डिवाइडेड बाय 12 प्लस एंड आपके दो हैं कॉलम्स के, तो दो एंड्स इनटू एंड पोर्शन आपके पास टोटल जो कॉलम का जो डिफरेंस बन रहा था, डिस्टेंस जो आपके कॉलम की थिकनेस है बेसिकली वो 10 इंचेस की थी। कॉलम का फैक्टर आपके पास 0.84 का था, जो C2/L2 हमने कंसीडर किया था। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे हाफ ऑफ स्लैब माइनस जो कॉलम के अगेन कॉलम का जो 10 इंचेस है उसको हम हाफ कंसीडर करके, क्योंकि जो रिमेनिंग 5 इंचेस है उसको हमने कंसीडर करना है, जो इफेक्टिव सेक्शन हमारा कंसीडर होगा उसका होल स्क्वायर। तो IA बेसिकली आप जब मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एनालॉगस सेक्शन 1263। उसके बाद आपने तमाम वैल्यूज को केस के फार्मूला के अंदर पुट किया। के जो स्लैब स्टिफनेस फैक्टर था, जो कि हमारा L1 इंटू 1/AA प्लस MC/LIA आ रहा था, इसके अंदर तमाम वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। स्टिफनेस फैक्टर जो K आया वो हमारे पास 4.1 आ गया। देयरफॉर C जो है बेसिकली जो आपका C सेंट्रॉइड है दैट विल बी इक्वल टू L1/2, L1/2 या L1 का हाफ, और मूवमेंट आपकी है 1 यानी कि रेफरेंस लोड या यूनिट लोड था L1/2। एक्चुअली हमारी मूवमेंट क्या होती है, MC/I या MC/I हम जनरली मूवमेंट के लिए कंसीडर कर रहे होते हैं। IA आपके पास ऑलरेडी था, MCC बेसिकली इज L/2 डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे थे, जो लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने डिस्कस किया। उसके बाद स्टिफनेस फैक्टर जो आया 1.01 प्लस 3.02 दोनों का कम्युलेटिव सम हमारे पास 4.1 आ गया। यहां से हम कैरी ओवर फैक्टर निकालते हैं। कैरी ओवर फैक्टर बेसिकली होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स किस तरह से आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हो, या एक क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 के अंदर हम एक कंसीडर करते थे स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए एक मेथड जिसको मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं, जिसके अंदर अगर आप याद करें तो उसके अंदर हम कैरी ओवर फैक्टर्स यूज करते थे कि एक एंड के ऊपर अगर मूवमेंट्स आपकी कम्युलेटिव एक स्टैटिक मूवमेंट आ रही है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि इतना परसेंट मूवमेंट जो है वो कैरी ओवर फैक्टर के जरिए यहां जा रहा है, इतना परसेंट मूवमेंट आपका अदर आ रहा है, दोनों एंड्स के हिसाब से। तो कैरी ओवर फैक्टर हमने निकाला, जिसके अंदर आपने जो के की वैल्यूज निकाली 3.09 जो मैक्सिमम वैल्यू आई अदर फैक्टर से MC/IA से वो 3.09, और जो आपका 1 ओवर एनालॉगस एरिया का एरिया था जिसकी वैल्यू आपकी 1.01 आई, तो दोनों का रेशियो लेके होल डिवाइडेड बाय स्टिफनेस जो फैक्टर जो के है उसको आप उससे डिवाइड कर दोगे तो टोटल कैरी ओवर फैक्टर हमारे पास आ गया 0.509। सो देयरफॉर द स्लैब स्टिफनेस हमारी क्या है, K इंटू E मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी IS/LS। अब यहाँ पे K बेसिकली हमारे पास कंडीशन जो है उसको हम फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहे, 4.1 बेसिकली क्योंकि K की जनरल वैल्यू थी जो कि हमारे पास कैरी ओवर फैक्टर तो अलग हो गया, K की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 4.1 थी।
4.1 इंटू ई मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी। आई ऑफ स्लैब हमने पीछे स्लाइड्स के अंदर कैलकुलेट किया जो कि 10,240 था, और लेंथ ऑफ पैनल जो हमारे पास थी वो 25 फीट की थी, जिसको हमने इंचेस में कन्वर्ट किया तो टोटल स्टिफनेस ऑफ द स्लैब कितनी आ गई, 140 ई आ गई मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म्स के अंदर। उसके बाद हम कॉलम की स्टिफनेस फाइंड आउट करते हैं। कॉलम की स्टिफनेस के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, के सी इज इक्वल टू के डैश कॉलम का फैक्टर इंटू ई आई सी ओवर एल सी इंटू 2, क्योंकि दो कॉलम्स के एंड्स कनेक्ट हो रहे हैं दोनों डायरेक्शंस के अंदर, स्लैब के दोनों अपर एंड लोअर फ्लोर्स के हिसाब से आपके कॉलम कनेक्ट हो रहे हैं। फॉर कॉलम्स अबव एंड बिलो द स्लैब, के डैश इज इक्वल टू कॉलम स्टिफनेस फैक्टर। एल सी कॉलम की हाइट हमारे पास 12 फीट थी। आई सी बेसिकली इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कॉलम, जिसके अंदर आपके दोनों डायमेंशन सेम है, बी डी क्यू बाई 12 आपने फार्मूला यूज करना है। बी भी 20 इंचेस है, डी भी आपकी 20 इंचेस है, तो बी डी क्यू बाई 12 20 पावर 4 डिवाइड बाई 12 आपके पास 13,333 इंच पावर 4 आ गया। स्टिफनेस फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड अगेन वही, के डैश इज इक्वल्स टू एल सी हाइट ऑफ द कॉलम या लेंथ ऑफ द कॉलम 1 over AA basically is the area of analogous section plus MC over IA। अब यहाँ पे फॉर कॉलम LC जो डिस्टेंस है MC, C is equals to L by 2 LC by 2, यानी लेंथ ऑफ कॉलम by 2, एंड M जो मूवमेंट है वो यूनिट लोड 1 हमारा कंसीडर था तो LC by 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मूवमेंट हमारे पास LC by 2 आ गई। अब एक्चुअल फार्मूला वही है जो एनालॉगस एरिया है कॉलम का। अब कॉलम के केस में एनालॉगस एरिया हमारा क्या वैल्यू रखता है, LC माइनस HS। LC माइनस HS बेसिकली लेंथ ऑफ कॉलम या हाइट ऑफ कॉलम माइनस HS हाइट ऑफ स्लैब, जो कि एक्चुअल स्लैब की थिकनेस आप डिडक्ट कर देते हो। लेकिन ये एक्चुअल स्लैब की थिकनेस कौन सी है, ये स्लैब की थिकनेस बेसिकली आपकी है जो 4 इंच आप ऊपर से इन्फिनिटी वाले डिफरेंस कर रहे थे, 4 इंच वो वाले और 4 इंच नीचे वाली साइड के हिसाब से, या आप ओवरऑल स्लैब की थिकनेस वगैरह कंसीडर कर लो, एज इट इज एक्यूरेटली कोई मसला नहीं है। सो 12 फीट हमारे पास टोटल जो है वो कॉलम की हाइट थी, माइनस आपने 8 इंचेस जो स्लैब की ओवरऑल थिकनेस है डिवाइड बाय 12, आपके पास एनालॉगस एरिया आ गया 11.33। और इसी तरह से IA जो कि एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बेसिकली LC इंटू H हाइट ऑफ स्लैब क्यूब, या अब यहाँ पे B कहाँ गया, बी डी क्यू बाई 12 होता है तो D हमने रखा LC माइनस HS पावर 3 डिवाइड बाई 12, और I बेसिकली आपका जो B है वो रेफरेंस 1 ही कंसीडर करना है जो कि हमने पिछले स्लैब के केस में कंसीडर किया था। तो 1 इंटू 11.33 पावर 3 डिवाइड बाई 12, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनालॉगस कॉलम सेक्शन हमारे पास आ गया 121.2। अब हमारे पास सारे चीजें हैं, के डैश हमारे पास वैल्यू आ गई, के डैश इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 ओवर 11.33 प्लस 1 इंटू 12 बाई 2 इंटू 12 बाई 2 डिवाइड बाई 121.2, क्योंकि ये MC जो आपका फार्मूला था 1 ओवर AA जो आपका फार्मूला अभी हमने यूज किया, लेंथ ऑफ कॉलम इंटू 1 ओवर AA प्लस MC ओवर जो आपके पास आ रहा था टोटल कम्युलेटिव जो मूवमेंट आ रही थी, क्या फार्मूले में था, जो हमने कंडीशन फार्मूला पीछे स्लाइड के ऊपर देख लें, आपके पास के डैश की वैल्यू आ जाती है 4.62। तो अगर हम टोटल कॉलम की स्टिफनेस फाइंड आउट करते हैं तो के डैश हमारे पास है 4.62 इंटू ई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो है वो कॉलम्स के लिए था 13,333 डिवाइड बाय LC 12 फीट का कॉलम है मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि कन्वर्जन है फ्रॉम फीट टू इंचेस, और 2 हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि कॉलम दोनों डायरेक्शंस के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टिफनेस ऑफ द कॉलम जो है हमारे पास आ गई 856 into E। So in a flat plate flow system, the column stiffness can be calculated directly as follows: Kc over EC is equals to IC over LC minus HS plus 3 into IC LC whole square divided by LC minus HS पावर 3। अगर आप डायरेक्टली के स्टिफनेस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, या जो मेथड हमने ऊपर डिस्कस किया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम टॉर्जनल स्टिफनेस KT फाइंड आउट करते हैं, जो कि सम ऑफ 9 इंटू ECS C ओवर L2 इंटू 1 माइनस C2 ओवर L2। C जो है बेसिकली हमारा हो जाता है 1 माइनस 0.63 x ओवर y इंटू एक्स क्यूब इंटू y डिवाइडेड बाई 3। x जो है वो हमारा कितना है, बेसिकली इज द स्लैब थिकनेस जो कि 8 इंचेस है, और y बेसिकली इज द कॉलम थिकनेस जिसको हम ओवरऑल कॉलम की जो साइड है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि 20 इंचेस है। अब x और y आपको जब मिल जाते हैं तो x बेसिकली रिप्रेजेंट करा रहा है स्लैब थिकनेस को, और y रिप्रेजेंट करा रहा है जो कि कॉलम विड्थ है। टोटल वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो c की वैल्यू आई वो c हमारे पास तमाम फार्मूलाज वैल्यूज पुट करो x और y की तो वैल्यू आ जाती है 2553 इंच पावर 4। उसके बाद जो c की वैल्यू थी वो हमने KT की इक्वेशन के अंदर यूज की, तमाम पैरामीटर्स आपके पास ऑलरेडी हैं। 124 इंटू EC आपके पास वैल्यू आ गई फॉर 2 एडजेसेंट स्लैब्स, 2 एडजेसेंट स्लैब्स हैं
इस वजह से क्योंकि हम दो एडजेसेंट स्लैब्स कंटिन्यू कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 248 EC हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इक्विवेलेंट कॉलम स्टिफनेस हम कंसीडर करते हैं कि इक्विवेलेंट कॉलम स्टिफनेस हमारी क्या होती है, 1/KEC इक्विवेलेंट कॉलम स्टिफनेस इज इक्वल टू 1 सम ऑफ कॉलम स्टिफनेस प्लस 1 सम ऑफ टॉर्शनल स्टिफनेस। दोनों को आप ऐड कर देते हो तो इफेक्टिव जो हमारे पास इक्विवेलेंट कॉलम स्टिफनेस आई वो हमारे पास आ गई 192 EC। अब जो फ्रेम हमने कंसीडर किया था ऊपर ए बी सी जो आपको डायग्राम के अंदर गिवन है, वहां पे आपने स्लैब की जो स्टिफनेसेस हैं वो 140 रख दी और जो आपके कॉलम की स्टिफनेसेस हैं वो आपके 192 आपने वैल्यूज रख दिए। तो चारों तरफ से हर मेंबर के ऊपर आप अप्लाई कर दो, यही वैल्यूज स्लैब स्टिफनेसेस की भी हैं और कॉलम स्टिफनेसेस के भी हैं। तो हमने जो डिजाइन करना है ए बी सी सेक्शन उसको मजीद हम आगे लेके चलते हैं। अब हम आते हैं एक्सटीरियर जॉइंट के लिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम कंसीडर करते हैं एक्सटीरियर ज्वाइंट, यानी कि बाहर वाला एक्सटीरियर ज्वाइंट जो कि आपका कॉलम और स्लैब के दरमियान जो ज्वाइंट डेवलप हो रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर स्लैब अगर हम स्लैब के लिए कंसीडर करते हैं तो स्टिफनेस ऑफ स्लैब होल डिवाइडेड बाय स्लैब स्टिफनेस प्लस इफेक्टिव कॉलम स्टिफनेस, यानी कि स्लैब की मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी या स्टिफनेस हमारे पास कितनी थी 140 डिवाइडेड बाय स्लैब की स्टिफनेस 140 प्लस कॉलम की स्टिफनेस 192, तो टोटल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर स्लैब आया वो 42% आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर कॉलम के लिए अगर हम कंसीडर करें तो इफेक्टिव कॉलम स्टिफनेस डिवाइड बाय सम ऑफ के, यानी कि स्लैब स्टिफनेस प्लस कॉलम स्टिफनेस, तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर जो आया वो 0.58 आ गया। द अबव columns above and below the slab have the same stiffness, therefore the distribution factor 0.58 is equally divided in both columns and each takes as a distribution factor of 0.29 कि टोटल कंबाइंड जो कॉलम का दोनों कॉलम्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था दोनों को मर्ज करके आप अगर पीछे याद करो तो स्टिफनेस हमने दोनों कॉलम्स के लिए इकट्ठी निकाली थी जिसके लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था। अगर हम एक कॉलम को कंसीडर करते हैं तो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आपका हाफ हो जाएगा, जिसको हमने 0.58 डिवाइड बाय 2 यानी 0.29 कंसीडर किया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की बात करते हैं फॉर इंटीरियर जॉइंट। अगर आप दोबारा रिकॉल करो तो जो हमने पीछे जो स्लैब की तस्वीरें आपने देखी, अगर हम कॉलम दोनों जो कॉलम्स हैं ऊपर वाली स्टोरी का नीचे वाली स्टोरी का बीच में स्लैब बनाते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंड है, एक्सटीरियर एंड के ऊपर स्लैब एक टच हो रहा है, कॉलम 2 हैं यानी ऊपर वाला और नीचे वाला। इसी तरह से इंटीरियर जो पैनल है उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। पैनल्स जो हैं वो स्लैब के 2 हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, यानी 2 पैनल्स हैं और 2 आपके पास कॉलम्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर स्लैब हमारे पास क्या आ जाता है, स्टिफनेस ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाय 2 स्लैब्स हैं, 2 स्लैब्स हमारे पास आ गई और इफेक्टिव जो है कॉलम की आपके पास आ जाती है स्टिफनेस। तो हमने रखा फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर स्लैब इज इक्वल टू कॉलम के लिए हमारे पास जो स्लैब की स्टिफनेस थी 140 थी डिवाइड बाय 2 टाइम्स स्लैब क्योंकि कनेक्ट हो रही हैं 2 स्लैब्स वहां पे, प्लस 192 जो कि इफेक्टिव कॉलम की स्टिफनेस है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया 29.5%। इसी तरह से जो कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे हमारे पास वो इफेक्टिव कॉलम की आ गई 192 और 2 स्लैब्स हैं 2 इंटू 140 प्लस 192, तो वो कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई 0.41%। क्योंकि 2 कॉलम्स हैं तो अगेन ईच कॉलम विल कैरीज अ लोड या कैरीज अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ 0.41 डिवाइड बाय 2 जो कि 0.205% आ गया। मजीद आगे डायग्राम के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो ई और डी पॉइंट है ये 2 कॉलम्स हैं और ए जो है स्लैब का पोर्शन था। एक्सटीरियर ज्वाइंट है तो कॉलम की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो 29% क्योंकि टोटल कम्युलेटिव कॉलम का आ रहा था 58%, जिसको हमने 29% और 29% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और स्लैब के लिए जो एक स्लैब का पैनल था तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.42 आ गया या 42% आ गया। इसी तरह से जब हमने बी पॉइंट पे आए तो यहाँ पे इंटीरियर जॉइंट है और कॉलम जो है वो 2 हैं एफ और जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बना वो 20.5% 2 कॉलम्स के लिए बना, जो कि हमने ऑलरेडी 0.41% था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों कॉलम्स पे। और स्लैब्स के लिए जो बना वो 29.5% बना। इसी तरह से जो पॉइंट सी है वो आप डिडक्ट कर लोगे या कंटिन्यू कर लोगे उसको आगे जो है वो पैनल्स के लिए।
उसके बाद हम फिक्स एंड मूवमेंट्स निकालते हैं। अब हर पैनल जो है वो हमारा फिक्स पैनल कंसीडर किया जाएगा दोनों डायरेक्शंस के लिए, दोनों साइडों के ऊपर एज अ फिक्स सपोर्ट, बिकॉज द एक्चुअल लाइव लोड divided by del load is less than 0.75, the full factor load is assumed to act on all the spans, so therefore fixed end moment will be equals to k double dash into factor load into L2 into L1 whole square। अब ये बेसिकली फिक्स एंड मूवमेंट क्या फार्मूला होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अगर हम कंसीडर करते हैं, या डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फिक्स एंड मूवमेंट और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट के अंदर फर्क होता है। तो यहाँ पे के डबल डैश बेसिकली जो है वो सैम्बल है, जो कि अगेन कॉलम एनालॉजी मेथड के लिए हम यूज कर रहे हैं, कॉलम एनालॉजी फैक्टर है, और डब्ल्यू जो यू है बेसिकली फैक्टर लोड है, L1 स्क्वायर क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, L2 जो है वो अदर साइड, हम जिस तरह से हमने लॉन्गर लेंथ कंसीडर की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टर साइड के ऊपर होगी, और शॉर्टर साइड की डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर लेंथ के अंदर होगी, तो हम स्ट्रेसेस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस को 2 डायमेंशनल स्ट्रेसेस के अंदर, तो मूवमेंट्स को बेसिकली। तो फिक्स एंड मूवमेंट हमारे पास फार्मूला है के डबल डैश डब्ल्यू यू L2 into L1 होल स्क्वायर। के डबल डैश बेसिकली इज अ कॉलम एनालॉजी फैक्टर फॉर अ यूनिट लोड। अगर हम सिंगल यूनिट लोड किप पर फिट ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्पैन ऑफ 25 फीट कंसीडर करते हैं सिंपल मूवमेंट डायग्राम के हिसाब से, तो मूवमेंट डायग्राम अगर हम आगे जो है वो डायग्राम के अंदर देखते हैं फिगर 3b के अंदर, द एरिया ऑफ मूवमेंट डायग्राम considering the variation of the moment of inertia along the span is total area is equals to a1 plus a2 plus 2a3। अब ये हमारे पास टोटल मूवमेंट एरिया जो है वो हमने डायग्राम कंसीडर करनी है, एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये भी एक डिजाइन एनालिसिस का एक मेथड है जो कि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 के अंदर कंसीडर करते हैं, मूवमेंट एरिया मेथड। तो बेसिकली मूवमेंट एरिया मेथड के अंदर हम टोटल एरियाज कंसीडर कर रहे होते हैं, उसके बाद हम टोटल कम्युलेटिव एक मूवमेंट लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 एरियाज बनते हैं, एक एरिया 1 बनता है, एक एरिया 2 बनता है, और एक हमारे पास दो जो हैं वो एरिया 3 बनते हैं। तो एरिया 1 बेसिकली जो है वो 2/3, क्योंकि पैराबोलिक फॉर्म में है, आगे वाली स्लाइड के ऊपर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 2/3 इंटू लेंथ इंटू जो आपके पास विड्थ है 78.1 माइनस 10, प्लस जो A2 है बेसिकली वो रेक्टेंगुलर पोर्शन है 23.33 इंटू 10, प्लस जो आपके 2 इंटू एरिया 3 है वो ट्राइंगल्स हैं, 2 आपका बाहर आ गया 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर जो आपका 0.84, जो आप फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि जो आपका फैक्टर था जो हमने कॉलम C2 बाय L2 कंसीडर किया था 0.84। तो टोटल मूवमेंट एरिया जो हमारे पास आया वो 1300 आया। किस तरह से आया, जब हमने यूनिट लोड 1 की पर फीट कंसीडर किया ओवर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ 25 फीट, उसको मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको ये डायग्राम या ये मूवमेंट एरिया समझ में आ जाएंगे। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये आपका एनालॉगी जो सिस्टम था फिगर 3 के अंदर, आपको स्लाइडों के अंदर में शुरू में स्टार्ट में दिखाया कि कॉलम हमारा 10 इंचेस 0.83 फिट था, कॉलम हमारा 10 इंचेस 0.83, और एनालॉगस सेक्शन के अंदर जो रेशो आया वो 0.84 का था, और हमने जो है 1 उसके ऊपर एज अ सेंट्रॉइडल यूनिट लोड अप्लाई किया जो कि 25 फीट के लेंथ के स्पैन के ऊपर। अब जब इसके आप अगर मूवमेंट कंसीडर करते हो एनालॉगस सेक्शन के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर, तो मैक्सिमम सेंट्रॉइडल मूवमेंट हमारे पास आ जाती है 78.1, और जो आपका कॉलम का एज है, जो आपका 10.83 वाला एज है, वहां पे मूवमेंट आ जाती है 10 के दोनों साइडों के ऊपर। अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो तो एक पैराबोलिक जोन बन रहा है जिसको हम एरिया 1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि सेंटर के अंदर 1 लिखा हुआ है। मूवमेंट आप इजीली निकाल लोगे, कहीं पे भी एक पॉइंट लोड सिंगल लोड, ये सेंट्रॉइडल सिंगल लोड एक अप्लाई करो और आप उसको सिंपली सपोर्टेड के तौर पे कंसीडर करके आप मूवमेंट्स निकालो, 78.1 ही मूवमेंट आएगी, क्योंकि स्पैन लेंथ 25 फीट कंसीडर करनी है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, इवन आप डायरेक्टली डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 यूज कर लो, तो जो है वो 25 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 8, आपके पास ऑलमोस्ट 78 के आसपास भी वैल्यूज आ रही होंगी। तो यहाँ पे हमने जो है एरिया 2 बेसिकली इज अ रेक्टेंगुलर पोर्शन, और एरिया 3 जो है वो दो ट्राइंगल्स हैं जो कॉर्नर के ऊपर बन रहे हैं। तो अगर हम मूवमेंट लेते हैं, सम ऑफ मूवमेंट एरियाज लेते हैं किसी एक पॉइंट ए के या पॉइंट बी के हिसाब से, तो हमारा पहला जो पोर्शन है वो बेसिकली क्या है, पैराबोलिक है। 2/3 हम एरिया कंसीडर कर रहे होते हैं, ट्राइंगल का 1/2, इसी तरह से जो पैराबोलिक है उसका 2/3 एरिया लिया जाता है। 2/3 इंटू लेंथ 23.33 इंटू विड्थ आपके पास 78.1 माइनस जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है 10.1 आप माइनस कर देते हो। तो ये आपका पहला मूवमेंट आ गया। उसके बाद एरिया 2 बेसिकली आपका सेकंड मूवमेंट है, और एरिया जो दो एरियाज हैं 3 के वो आपने ऐड कर दिए, तो टोटल हमारे पास मूवमेंट पिछली स्लाइड के ऊपर 1300 आ रही थी।
उसके बाद हमने फिक्स एंड मूवमेंट कोफिशिएंट निकाला जो कि के डबल डैश से रिप्रेजेंट होता है, जिसका फार्मूला है टोटल मूवमेंट एरिया डिवाइडेड बाय एनालॉगस एरिया इनटू L1 होल स्क्वायर। अब एनालॉगस एरिया जो हमने निकाला था स्लैब के लिए स्टेप नंबर 3 के अंदर वो 24.72 था, और मूवमेंट एरिया अभी हमने निकाला पिछली स्लाइड्स के अंदर 1300, तो वो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है 1300 ओवर 24.72 इंटू 25 होल स्क्वायर, वी गॉट 0.08। अगर आप 1/12 के हिसाब से भी निकालते हो तो वो भी अराउंड 0.083 आ रहा होता है, लेकिन ये हमारा एक्चुअल फार्मूला है, इसको आप यूज करते हैं। अब इस एक के डबल डैश की वैल्यू, फैक्टर लोड की वैल्यू और तमाम वैल्यूज को आप यूज करते हैं तो टोटल फिक्स एंड मूवमेंट हमारे पास आ जाती है 256 किप फिट, यानी जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था। बाकी सारे पैरामीटर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक साइड हमारे पास 20 फिट है, दूसरी 25 फिट है, 25 का स्क्वायर लेना है, 20 फिट से मल्टीप्लाई करो, और टोटल फैक्टर लोड ऑलमोस्ट हमारे पास 0.245 था, और उसको आपने के डबल डैश 0.084 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल हमारे पास जो मूवमेंट आएगी किप फिट में वो 256 किप फिट आ जाती है। उसके बाद हम फिक्स एंड मूवमेंट्स के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालते हैं। ये पूरा एक कम्युलेटिव एनालिसिस मेथड है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं, जो मेजर जॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, आपने पांचों जॉइंट्स लिख लिए, सेंटर लाइन से भी आगे आप कंटिन्यू ले गए तो ए बी सी डी आ गए। उसके बाद कैरी ओवर फैक्टर अगर आपको याद हो, ए और बी के दरमियान वो कैरी ओवर फैक्टर स्लाइड नंबर 43 के ऊपर आई थिंक है 0.509 था, तो हमने हर जॉइंट के ऊपर सी और डी या ए और बी के दरमियान जो जॉइंट डेवलप हो रहा है वहां पे हमारे कैरी ओवर फैक्टर आ गया 0.509, बी और सी के दरमियान 0.509 क्योंकि सबके लिए एक ही था, सी और डी के दरमियान 0.509 और डी और ई के दरमियान 0.509। अगर स्पैन्स डिफरेंट होते तो हम डिफरेंट कंसीडर कर रहे होते। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से पहले आप स्लैब और कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन बना लो कि ए जो पैनल है, ए पैनल हमारा एक्यूरेटली कॉलम के ऊपर है, तो ए के नीचे नीचे आपने रो के अंदर या कॉलम के अंदर आपने कॉलम मेंशन करा दिया। आप कॉलम के लेफ्ट साइड पे स्लैब है और कॉलम के राइट साइड पे भी स्लैब है। अब स्लैब जो है वो दो हिस्से आ रहे होते हैं, तो कॉलम के हमारे जो है कॉलम लेफ्ट साइड पे भी स्लैब, राइट साइड पे भी स्लैब है पॉइंट के अंदर, और बी का कॉलम जो है बी के लेफ्ट साइड पे स्लैब और राइट साइड पे भी स्लैब, सी के कॉलम जहां पे आ रहा है वहां पे लेफ्ट साइड पे स्लैब, राइट साइड पे भी स्लैब, डी का कॉलम लेफ्ट स्लैब राइट स्लैब, इसी तरह से आपने स्लैब कॉलम कॉलम स्लैब दोनों साइडों के ऊपर रखते चले गए। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के ऊपर। जो ए पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड पे कोई स्लैब नहीं थी, इस वजह से हमने 0 फैक्टर रखा, और जो कॉलम के लिए फैक्टर था वो 0.58 था। दोनों कॉलम्स के लिए हमने बाद में डिस्ट्रीब्यूट करके 0.29 रखा था, ऊपर वाले के लिए 0.29, नीचे वाले के लिए। स्लैब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.42 था। इंटीरियर जो स्लैब था उसके लिए फैक्टर 0.295 था, इंटीरियर कॉलम के लिए 0.41, इंटीरियर स्लैब के लिए 0.295, अगेन इंटीरियर स्लैब 0.295, इंटीरियर कॉलम 0.41, उसके बाद स्लैब के लिए 0.295। ये हम सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स पीछे निकाल आए हैं, उनको हमने 1 बाय 1 असेंबल कर दिया। फिर हम आते हैं फिक्स एंड मूवमेंट के ऊपर। अब ए जॉइंट के ऊपर फिक्स एंड मूवमेंट हमारे पास कितनी आई, 256 पॉजिटिव, यानी कि फिक्स एंड मूवमेंट एक तरफ पॉजिटिव आती है, एक एंड के ऊपर नेगेटिव आती है। अगर आप फिक्स एंड मूवमेंट कंसीडर करते हो तो यानी कि आपने जब दोनों सपोर्ट्स रख दिए तो एक सपोर्ट आपकी पॉजिटिव आएगी, एक सपोर्ट आपकी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे हमने ए सपोर्ट के ऊपर पॉजिटिव कंसीडर किया, बी सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव कंसीडर किया, 256 पॉजिटिव माइनस 256 नेगेटिव। इसी तरह से हर जंक्शन के अंदर ए बी ज्वाइंट के अंदर आपने 256 पॉजिटिव 256 नेगेटिव, बी सी ज्वाइंट के ऊपर 256 पॉजिटिव 256 नेगेटिव, इसी तरह से सी डी पॉइंट के ऊपर 256 पॉजिटिव 256 नेगेटिव, इसी तरह से डी ई ज्वाइंट के ऊपर 256 पॉजिटिव 256 नेगेटिव। अब उसके बाद हम इन मूवमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए नीचे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मूवमेंट को। इसी वजह से इस मेथड का नाम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स मेथड है। इस मेथड को आप मजीद आगे डिस्ट्रीब्यूट करते कराते डिफरेंट ट्रायल्स आपने चलाई और टोटल कम्युलेटिव जो आपके पास मूवमेंट्स एंड में रिजल्टेंट बना वो टोटल मूवमेंट्स माइनस 174.9 हमारे पास एक जॉइंट के ऊपर बना, 174 आपके पास दूसरे जॉइंट के ऊपर बना। इसी तरह से हर सेक्शन के अंदर आपके पास बैलेंस्ड कंडीशन को अप्लाई करते हुए टोटल कम्युलेटिव मूवमेंट्स का सम आ जाता है। इस तरह से जो है वो हम कम्युलेटिव मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस अचीव करते हैं बाय मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। उसके बाद हम नेगेटिव मूवमेंट्स या पॉजिटिव मूवमेंट्स जो हमारी जहाँ पे मूवमेंट डेवलप हो रही है उसी मूवमेंट के हिसाब से जो है वो हम रीइंफोर्समेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
डायग्राम के अंदर आपको कम्युलेटिव जो है वो एनालिसिस नजर आ रही है कि मूवमेंट्स हमारी कितनी जनरेट हो रही हैं। यहाँ से इवन अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने टेबल बनाया था उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप मजीद डायग्राम के अंदर वैल्यूज को रखते हुए आते हो और हर पैनल के लिए जो आपकी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिक्स एंड मूवमेंट्स के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी उसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप रीइंफोर्समेंट एरिया ऑफ स्टील और चीज़ें जो है वो फाइनलाइज कर रहे होते हैं। फाइनली ये हमारे पास जो है वो कम्युलेटिव जो स्पैन्स हैं ए बी स्पैन्स हैं उनके ऊपर कम्युलेटिव ओवरऑल आपका फोर्सेस अल्टीमेट फैक्टर्स लोड्स कितने अप्लाई कर रहे थे उनको हमने लोडिंग्स में कन्वर्ट किया। फिर जो हमारे पास मूवमेंट्स आई उन मूवमेंट्स के हिसाब से हमने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर फोर्स डायग्राम्स बनाई। शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आपके पास जब मैक्सिमम आ जाते हैं तो मूवमेंट आपके लिए जो है वो एरिया ऑफ स्टील निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद जो है वो हम एरिया ऑफ स्टील डिसाइड करते हैं पॉजिटिव मूवमेंट के लिए भी और नेगेटिव मूवमेंट के लिए भी और हर सेक्शन के अंदर हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। Now you have an assignment flat slab floor system। हमने जैसे डिस्कस किया था फ्लैट प्लेट सिस्टम लास्ट क्लासेस के अंदर, यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड आपने यूज़ करना है और फ्लैट स्लैब सिस्टम को जो है वो सॉल्व करना है। डिज़ाइन अ टिपिकल इंटीरियर फ्लैट स्लैब पैनल विद ड्रॉप पैनल्स एज शोन इन फिगर। ड्रॉप पैनल्स आपको गिवन है 24x20 के आपकी जो है वो पैनल्स हैं और 20x20 इंचेस के कॉलम है। कॉलम जो है वो 12 फीट हाइट है और सर्विस लाइव लोड और डेड लोड आपको गिवन है और कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ और स्टील की यील्डिंग स्ट्रेंथ भी गिवन है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंसीडर करना है और डायरेक्ट डिजाइन मेथड यूज करके आपने फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल्स आपने डिसाइड जो है वो डिजाइन करनी है और इसकी जो डायग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर गिवन है। ये आपके पास एक डायग्राम है 24x20 फीट के जो है वो पैनल्स हैं और जो आपका ड्रॉप पैनल है वो बेसिकली आपके कॉलम जो है वो 20 इंचेस के हैं तो 32 इंचेस एक तरफ से 32 इंचेस दूसरी तरफ से और दूसरे डायमेंशंस के अंदर 38 इंचेस प्लस 20 इंचेस प्लस 38 इंचेस का जो है वो ड्रॉप पैनल्स हैं और कॉलम के जो आपका कॉलम्स हैं वो 20x20 के, ड्रॉप पैनल 7 फीट बाय 8 फीट के और प्रोजेक्शंस जो हैं वो 2 इंचेस की हैं। स्लैब थिकनेस आपके पास 8 इंचेस की है। इसको आपने अज्यूम करना है। स्लैब थिकनेस आप अपनी तरीके से भी ऑब्जर्व करके उसको रिकॉर्ड भी करना है, उसको आप खुद अपनी तरफ से जो है वो कैलकुलेट भी करेंगे। इसके बाद जो है वो इसको आपने एज एन असाइनमेंट अगले हफ्ते तक सबमिट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।